Okay, hello and a big welcome back again. So back to square one. Exams are now coming up, close. So I hope you have started preparing for that. We were discussing on last class about रेडिएशन और रेडिएशन के बेसिस पे हमने एक शायद कंक्लूजन किए थे हाँ एंड दैट इज रेट ऑफ कूलिंग जो टेम्परेचर के उसमें ठीक है ना क्रिशेस आस्क्ड कि टोटल कितने और क्लासेस लगेंगे बेटे क्लासेस तो अभी चलता जाएगा ना मतलब क्लासेस कोई एंड नहीं हो रहा क्लासेस पूरे टाइम चलेगा तो आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ठीक है चलो एनीवे तो लाइक लास्ट क्लास हमने डिस्कस किए थे आज कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना मैं दरवाजा खोल दूं क्या ये भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है चलो एनीवे तो लाइक डीक्यू कितना होगा है ना तो हमने डिस्कस किया था दैट d थीटा dt is proportional to थीटा माइनस थीटा नॉट आई थिंक ये हमने लास्ट क्लास ड्राइव किया था ना और मैंने बताया था कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंटरेस्टिंगली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन हमने स्टीफन्स लॉ से किया और स्टीफन्स लॉ समझ लो कि लगभग न्यूटन के डेथ के कई साल बाद आया तो therefore you might say कि पहले से न्यूटन ने कैसे ऐसे लॉ बना दिया फिर ना न्यूटन का लॉ टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स तो उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया ठीक है एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किए थे कि ऐसे प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा ठीक है ना चलो नाउ लेट्स डू वन थिंग सपोज मैं कहता हूं कि ये लॉ तो चलो वैलिड है find out the temperature of the body after some time t तो मैं इसको एक काम करता हूं इसको लिख देता हूं as d theta by dt is equal to k into theta minus theta naught ठीक है तो ये हो गया कूलिंग कांस्टेंट सो दिस आई कैन कॉल एज कूलिंग कांस्टेंट तो इन दैट केस क्या होगा देखो जो d theta है अच्छा बाय द वे थीटा नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर या एक काम करो थीटा एस लिख लो चलो ठीक है थीटा एस लिख लेता हूं और थीटा नॉट को लिख दो इनिशियल बॉडी टेम्परेचर ठीक है ना सो लेट अस से थीटा एस इज सराउंडिंग टेम्परेचर एंड लेट अस से थीटा नॉट इज इनिशियल बॉडी टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा the d theta by dt is equal to actually minus of k into theta minus theta s तो इनमें से माइनस क्यों जोड़ा क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग का कम है तो रेट ऑफ कूलिंग चल रहा है दिस व्हाट आई एम एज्यूमिंग हो सकता है हीटिंग भी चल रहा होगा डजंट मैटर तो उसमें स्वैप कर देंगे हार्डली मैटर्स तो देयरफॉर नाउ आई कैन राइट d theta by theta minus theta s is equal to minus of k dt 0 to t है ना और ये हो जाएगा थीटा नॉट टू थीटा यानी ln थीटा माइनस थीटा s by थीटा नॉट माइनस थीटा s is equal to minus kt यानी थीटा हो जाएगा इक्वल टू थीटा नॉट माइनस थीटा s into e to the power minus kt plus थीटा s am I right तो थीटा बॉडी का टेम्परेचर है ना हाँ बेटे तो थीटा क्या है इधर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया तो थीटा लिखा है ना ऊपर बॉडी थीटा बाय dt प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा s हाँ उसमें थीटा है क्या अच्छा थीटा अच्छा लिखा नहीं थीटा बॉडी टेम्परेचर थीटा इज द बॉडी टेम्परेचर एट एनी टाइम एनी इंस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर को मैंने थीटा माना तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा थीटा माइनस थीटा एस और जो उसका रेट ऑफ कूलिंग होगा वो उसी के प्रोपोर्शनल होगा दैट्स ऑल ठीक है तो यार
अच्छा एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा है? t इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या होगा ना, ये e टू द पावर 0 1 तो थीटा नॉट माइनस थीटा एस प्लस थीटा एस तो क्या होगा थीटा नॉट. So therefore theta is equal to theta naught and at t is equal to infinity theta क्या होगा देखो infinity पे क्या होगा e to the minus kt क्या होगा 0 तो ये पूरा 0 हो गया तो बचा क्या थीटा एस यानी थीटा इज इक्वल टू थीटा एस. यानी इससे क्या हो गया कि मैं बड़े आराम से अब ग्राफ भी बना सकता हूं. So therefore I can now draw the graph also. Theta versus t, theta naught, theta s. तो ये ग्राफ होगा सॉरी इस पे ही ग्राफ ये तो कुछ नहीं. So it will become what? Asymptotic obviously है या नहीं? So it will become asymptotic at this temperature. सर थीटा नॉट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है. हाँ जी इनिशियल बॉडी टेम्परेचर लिखा नहीं शायद थोड़ा स्क्रिबल करके लिखा है तो उसको पढ़ा नहीं जा रहा बट एनीवे इनिशियल बॉडी टेम्परेचर और थीटा एस इज सराउंडिंग टेम्परेचर जिसमें से बॉडी टेम्परेचर तो इनिशियल थीटा नॉट उसके बाद तो बदलता जाएगा थीटा चेंज होता जाएगा. हमने ये अज्यूम किया और व्हिच इज रिजनेबली ट्रू आल्सो कि थीटा एस यानी सराउंडिंग टेम्परेचर फिक्स रहता है. आई थिंक इट्स अ रीजनेबल अजम्पशन है ना इससे ज्यादा क्या हो सकता है. ठीक है. अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम भव्य अमीन एंड दैट इज चैप्टर 5 के हाँ मैंने देखा है अब ये तो मुझे याद था मुझे लॉस हाँ तो 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस कम होने में 10 मिनट लगा 50 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होने में 15 मिनट लगा. तो तुमको बताना है 40 डिग्री से 30 डिग्री 60 से 50 50 से 40 से 30 डिग्री होने में कितने मिनट लगेंगे दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. तो आई थिंक द डेटा इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. 60 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट्स, 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स, 40 degree to 30 degree how many minutes? Dhruv Sharma has given the answer as 20. So I'm not asking a AP question that you will quickly answer by finding out the next term. इसके अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा. Go ahead. फॉर्मूला का जरूरत नहीं है. फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. तो चाहो तो मैं लिख दूंगा बट उसका कोई फायदा नहीं. अच्छा इसको मतलब फॉर्मूला नोट नहीं किया था क्या? सो ये फॉर्मूला था एनी टाइम का. वो अलग बात है कि जरूरत नहीं है. अच्छा ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया. एनी आंसर? चलो अभी तक तो नहीं. लेट मी देन स्टार्ट ऑफ. ठीक है. चलो आई एम स्टार्टिंग देन. Aditya has given the first answer. I am not disclosing the answer right now. कृष्ण दास के आप लिनियरिटी क्या बोल रहे थे? लिनियरिटी इन द सेंस की प्रोपोर्शनैलिटी बोला था. मतलब लिनियरिटी वर्ड थोड़ा सा गलत यूज हो गया. प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रहेगा कि रेट ऑफ कूलिंग अप्रोक्सीमेटली इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. भाई मत से पहले तो आपने अप्रोक्सीमेटली नहीं बोला, पहले तो प्रोपोर्शनलिटी बोला, अब अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहे हैं? नहीं इसमें एक थोड़ा दिक्कत है. उस दिक्कत को संभालने के लिए मैंने एक अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज किया. वैसे इट्स ट्रूली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है ना, बट फिर भी मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला. चलो एनीवे लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ कूलिंग क्या है?
अगर मैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और टाइम को मिनट्स में लेता हूं तो फायदे में रहूंगा, क्योंकि फिर आंसर भी मिनट्स में आ जाएगा, नहीं तो वो 600 सेकंड और वो सब करना पड़ेगा। लेट्स डू इट विद मिनट्स। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? 60 minus 50 by 10, this is rate of cooling, is equal to some constant into temperature difference. Now comes the problem, टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिया जाए? तो मैं कहता हूं कि एक काम करो, सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो थीटा ऐसा है तो माइनस थीटा ऐसा, वो तो ठीक है, बट बॉडी का टेम्परेचर क्या लिया जाए? दैट इज वेयर द चैलेंज इज, है ना? तो बॉडी का टेम्परेचर शुरू में 60 है, बाद में 50 है, इसी इंटरवल में शुरू में 60 है और बाद में 50 है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। सो देयरफॉर वी डू एन अप्रोक्सीमेशन इन द सेंस वी टेक एन एवरेज, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था एवरेज या अप्रोक्सीमेशन। यानी 60 और 50 का एवरेज हो गया 55। दूसरा रेट ऑफ कूलिंग 50 minus 40, दिस टाइम इज बाय 15 इज इक्वल टू सेम k इनटू, अब एवरेज क्या लिया जाएगा? 45, यानी अब हो जाएगा 45 minus 3 डिवाइड, तो डिवाइड करो तो क्या होगा ना, 50 minus 40, 60 minus 40 सब खत्म हो जाएगा, 15 by 10 हो जाएगा, यानी 3 by 2 इज इक्वल टू k खत्म, 55 minus theta s by 45 minus theta s। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ना, माइनस 3 थीटा एस और माइनस 2 थीटा एस, इधर आके थीटा माइनस थीटा एस, थीटा एस क्या हो जाएगा? 2 into 55 is 110 और 3 into 55 is 135, so I think theta s is 25 degrees Celsius. This becomes now the surrounding temperature. ठीक है, Deham has also given an answer. Interestingly, both have given the same answer. चलो देखता हूं मैं, थीटा s is equal to 25 डिग्री सेल्सियस। अब एक काम करो, अब हमें निकालना 40 और 30 वाला, तो हम क्या लिखेंगे? अगेन 40 minus 30 by t is equal to, है ना, k। चलो k का वैल्यू निकाल लो, वैसे तो डिवाइड करके भी कर सकता हूं, बट चलो निकाल ही लेते हैं k का वैल्यू, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो अगर थीटा इज 25 होता है तो क्या होगा? 55 minus 25 यानी 35, सॉरी 30, और ये तो 10 by 10 खत्म, तो यानी k हो जाएगा 1 by 10, तो इज इक्वल टू 1 by 10, 1 by 30, सॉरी 1 by 30 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा ना, 35, है ना, देखो 35, 40 और 30 है, तो यानी 35, तो 35 minus 25, तो 35 minus 25, दैट्स इट। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स ओके। तो 10 by t आ गया, तो ये 10 और 10 तो कैंसिल हो गया, फिर t कितना आ गया? 30 मिनट्स, यानी this time the time will be more. I think that's little obvious, क्योंकि जितना टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है बॉडी का, उतना टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो therefore speed of slowing is reducing, therefore the time of cooling is what increasing with time। इसलिए देखो 10 डिग्री सेल्सियस गिरने में, टेम्परेचर ड्रॉप होने में पहले 10 मिनट लगा, फिर 15 मिनट लगा, और उसके बाद सीधे आधे घंटे लग गए, यानी 30 मिनट लग गए। So therefore, the correct answer to this question is equal to 30 minutes. Now Aryant, Deham, Som has also given the right answer. इसके पहले आदित्य ने ही पहले दिए थे, आदित्य ना। चलो, so let's move on now. I think that's okay then. Not a very difficult part, I mean. Okay, we have almost reached the end of this discussion of this part, I mean, but I will interestingly go back to conduction. कंडक्शन के ऊपर एक राउंड और हम डिस्कस करेंगे, पर अब जो डिस्कस करूंगा इसका थीम थोड़ा सा अलग है। इसका थीम है वेरिएबल यानी इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे तुम कर सकते हो, एंड दैट इज सपोज आई से दैट this is a rod, suppose I say that there is a rod with radius r, length l, but thermal conductivity variable। thermal conductivity variable क्या है? The thermal conductivity K is equal to alpha plus beta x।
सपोज मैं कहता हूं कि यहां का टेम्परेचर θ1 है और यहां का टेम्परेचर θ2 है, with θ1 being greater than θ2, θ1 being greater than θ2। तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूं, यहां पे θ1 है और यहां पे θ2 है, ठीक है ना। तो इस जगह पे तो टेम्परेचर θ2 है इस जगह पे, और इस जगह पे टेम्परेचर θ1 है। तो तुमको पोजीशन टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो क्विकली गेट स्टार्टेड। यानी थर्मल कंडक्टिविटी जो K हमने डिसाइड किया था ना, डिस्कस किया था ना, याद है ना, वो L/K इज द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस एंड ऑल दो स्टफ। इस बार वो K वेरिएबल अल्फा प्लस बीटा x। Go ahead now and find out the temperature variation. जल्दी करो। Okay, I have given sufficient time. तो अभी कुछ आंसर तो नहीं आया, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर हमें, बट कुछ वो आया है, हिंट आया है, एंड दैट इज आर्यन has asked what is A। नहीं, इसका मतलब तुमको पोल ऑलरेडी दिखाई दे रहा है क्या? मैंने अभी लॉन्च तो किया नहीं है, या पोल के ऑप्शंस ऑलरेडी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर आर्यन तुमने क्या पूछा, व्हाट इज ए? ओ अच्छा, इसके हाँ, तो वो तो अपने आप ले लो, वो तो हार्डली मैटर्स। मैं समझ गया। वो ए ना तुमको इसके टर्म्स में निकालना पड़ेगा। ए मतलब शायद तुम ए रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो अपने आप देखो, दैट इज आई थिंक ओके। अच्छा, नहीं, इट्स अ जनरलाइज्ड डिस्कशन है। इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल देना होगा तो मैं वैल्यूज दे दूंगा, रेडियस 1 मीटर है ना, लेंथ 10 मीटर, ऐसे कुछ दे दूंगा। चलो, एनीवे, आई एम एक्चुअली ड्राइंग 3 ग्राफ्स। एक है थीटा का वेरिएशन इस तरीके का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। एक है इस तरीके का, ऐसे, और एक है इस तरीके का। तो मैं इसका ए दे देता हूं नाम, बीच वाले का बी, और ये हो गया सी। तो तुमको बताना है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो ए के हिसाब से होगा, बी के हिसाब से होगा, या सी के हिसाब से होगा, ठीक है। चलो, तो मैं इसी के ऊपर लॉन्च पोल कर रहा हूं, बट आई वोंट कीप द पोल फॉर टू लॉन्ग, तो प्लीज आंसर फास्ट इफ यू वांट टू। ओके, ऑलरेडी वोटिंग शुरू हो चुका है, तो कुछ वोट्स पड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। मैं हिंट नहीं देना चाहता हूं कि कौन सा साइड का, मतलब मैं कोई प्री पोल सर्वे या एग्जिट पोल सर्वे नहीं बताने वाला हूं, ये पोलिंग ऑन है अभी। एज पर इलेक्शन कमीशन रूल्स, ड्यूरिंग पोल यू कैनॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्री पोल और एग्जिट पोल सर्वे, इसलिए मैं अभी हिंट नहीं दे रहा हूं, बट हाँ, पोलिंग चलता जा रहा है। आउट ऑफ 39 स्टूडेंट्स 22 ने अभी तक पोलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, बट आई वुड ओनली कॉल इट एज ओनली 22। इट्स क्वाइट लेस। कुछ तो अपना ओपिनियन होता ही होगा ना, तो करो अपना एक्सप्रेस। ओके, नाउ इट हैज क्रॉस्ड 26, 27 हो गया अब। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पोल को अभी फिलहाल ऑन तो नहीं रखूंगा, बस मैं 1-2 सेकंड और वेट करता हूं। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा इस दैट इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो और टेम्परेचर वेरिएशन वाला जो पार्ट है उसको कैसे करेंगे ना, उसके लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा, टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो निकालना पड़ेगा। अब टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस में जो कंडक्टिविटी वाला पार्ट है वो इस बार वेरिएबल है, यानी इंटीग्रेशन है ना। तो मुझे पता है कि डी थर्मल रेजिस्टेंस, लेट अस कॉल इट एज डी टी लिख देता हूं, टी इज सम काइंड ऑफ अ थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि और कोई सिंबल अभी इस वक्त जज नहीं रहा है ना। या तो एक काम करो, मैं इसको स्मॉलर कर देता हूं, ठीक है, इसको स्मॉलर कर देता हूं, और रेजिस्टेंस को, थर्मल रेजिस्टेंस को आर लिख देता हूं, अब तो चलेगा। फिर डी आर विल बी इक्वल टू एल। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स डिस्टेंस दूर एक सेक्शन ले लेता हूं, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके एक सेक्शन लेता हूं, तो जिसका थिकनेस है dx, यानी क्या किया मैंने, मैं एक डिस्टेंस दूर गया,
यू स्लाइस, थोड़ा सा और dx आगे गया, यू स्लाइस, तो एक पतला सा डिस्क निकल आएगा जिसका थिकनेस हो गया dx। तो इस छोटे से डिस्क का रेजिस्टेंस निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्लाइसेस करता जाऊंगा तो ये सारे डिस्क्स आपस में सीरीज में होंगे, सो ऑल दीज आर इन सीरीज, तो यानी बस इंटीग्रेट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। एक छोटे से सेक्शन का रेजिस्टेंस पहले मैं निकाल लूं, तो क्या होगा L by KA। L बोलते क्या होगा, मैं इन दिस केस dx, K बोलते वेरिएबल है अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा x, और फिलहाल मैं A को A लिख देता हूं, where A is equal to pi small r square, where no need to say A is equal to pi small r square. I think that's obvious. ठीक है, चलो, in the meanwhile 30 out of 39 have polled, so I will just end the poll now so that at least now we know the results, and जो है क्योंकि इसमें तो घर से जब करता हूं तो end हो जाता है, but इसमें नहीं है, तो we are seeing that it's pretty evenly poised, I mean pretty evenly poised, with the winner being C, which is 40%, यानी 12 जने ने, बी में यानी लिनियरिटी में 10 वोट्स पड़े हैं और ए वाले में 8 वोट्स पड़े। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये होगा dr is equal to dx by alpha plus beta x into a, तो यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, ये हो जाएगा 0 से लेके l तक, तो 0 से लेके l तक क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा 1 upon a बीटा, ठीक है ना, ये a वाला बीटा, ln अल्फा प्लस बीटा l बाय अल्फा, ये होगा टोटल रेजिस्टेंस। Therefore rate of heat flow dq dt, rate of heat flow dq dt यानी q dot is equal to dq dt is equal to theta 1 minus theta 2 by, यही तो आएगा, into a बीटा, a की जगह pi r स्क्वायर लिखना है तो लिख दो pi r स्क्वायर बीटा by यही सब ln अल्फा प्लस बीटा l बाय अल्फा। अब मैं तुम लोग को एक टेक्निक सिखाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है, और अदर मैं कह सकता हूं कि ये सीखना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ना ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगा देंगे हम लोग फिर, और कई बार वो ग्राफ बनने में भी दिक्कत आएगा, क्योंकि इतने सारे मैथमेटिकल चीजें आ जाता है ना, तो कई बार उसका ग्राफ सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं, इसको अच्छे से सीख लो। आई विल रिपीट, ये जो मैं सिखा रहा हूं इसको अच्छे से सीख लो। कई जगह देखना ग्राफ में ये टेक्निक बहुत यूजफुल होता है, खास करके जब मल्टीपल चॉइसेस गिवन है। अगर मैं चॉइसेस हटा दूं तब तो दिक्कत है, तब तो मुझे पूरा मैथमेटिकल तरीके से ही करना पड़ेगा। बट अगर मान लो ग्राफ्स मौजूद है, 4 में से चूज करना है, तो ऐसे में थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगाओगे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत तो खैर मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए ग्राफ के अलावा तो वो भी तो एक क्वेश्चन ही है ना, तो इसलिए मैंने इतने सारी चीजें किया है। बट अगर सिर्फ ग्राफ बोलो तो इंटरेस्टिंगली इतने सारी चीजें नहीं करना पड़ता मैं बताता हूं क्यों। जरा सोचो एक चीज कि ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ये हर सेक्शन के थ्रू यूनिफॉर्म जाएंगे, हो गया नंबर 1। नंबर 2, मैं 2 सेक्शंस लेता हूं, एक सेक्शन यहां पे लेता हूं ये वाला, और एक सेक्शन थोड़ा लास्ट में लेता हूं, मतलब एकदम लास्ट में नहीं और ना ही एकदम ये फर्स्ट में है। ये शुरू का सेक्शन है ये वाला, और ये थोड़ा सा बाद वाले का सेक्शन है। बता सकते हो किसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? स्टार्टिंग वाले का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या एंड वाले का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इतना बता दो बस, क्या लगता है? अब इस पे पोल कराऊंगा तो मेरे पिछले वाले का पोल का रिजल्ट चला जाएगा, इसलिए मैं पोल नहीं करा रहा हूं, बट बता दो क्या लगता है। स्टार्ट वाले सेक्शन का, दोनों सेक्शन का थिकनेस सेम है, दोनों का dx और dx है, तो स्टार्ट वाले का और एंड वाले का किसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है? ओके, ध्रुव सेज कि एंड वाले का होगा, भव्य से स्टार्ट, आदित्य माथुर एंड, पार्थ बंसल से स्टार्ट, ऋषभ से फर्स्ट वाले का, आर्यन से एंड का, हर्षित एंड, देहम एंड सोम देहम, आर्यन से स्टार्ट। ओके देखो रेजिस्टेंस क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस मैंने पूछा है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? L by KA, तो dx तो सेम है, A सेम है, तो देखो x के साथ अल्फा प्लस बीटा x बढ़ नहीं जाएगा? यानी जैसे जैसे दूर जाओगे x के साथ साथ तो अल्फा प्लस बीटा x तो बढ़ रहा है ना, यानी किसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ना जहां पे x कम होगा। तो देयरफॉर
स्टार्ट वाले का थर्मल रेजिस्टेंस इज हायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। भाई बस इसके क्या मतलब है? तो देखो, क्योंकि इसके x कम है और इसका x ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बढ़ गया लास्ट वाले सेक्शन के लिए, इसलिए कहां पे थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, स्टार्ट वाले का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं से सो व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखो रेट ऑफ हीट फ्लो तो सब जगह सेम है, रेट ऑफ हीट फ्लो तो सब जगह सेम है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस की तरह काम कर रहा है। क्या होता है? आई आर। थोड़ा ध्यान से देखो, सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो कि इस केस में थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। आई सीरीज में होने के कारण हर सेक्शन का सेम है, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उसका ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो यानी इसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है, स्टार्ट वाले का थर्मल रेजिस्टेंस इज हायर। करंट सब में सेम है तो आई सब में सेम है, थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस हायर होगा, यानी वहां का स्लोप ज्यादा होगा। समझ में आ गया? यानी शुरू शुरू में क्या होगा? स्लोप ज्यादा होगा। अब बताओ, बी वाला तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्यों? बी वाला पता कब होता? अगर मान लो पूरे में सब में थर्मल कंडक्टिविटी सेम होता हर सेक्शन में, तब बी वाला होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर थर्मल कंडक्टिविटी पूरे सेक्शन में सेम होता तो बी में होता। क्यों? क्योंकि बी में क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यानी हर dx 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 में टेम्परेचर ड्रॉप सेम आता, यानी बी का तो कोई चांस ही नहीं है। अब रह गया ए और सी, ए और सी। तो देखो, क्योंकि शुरू वाले पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो देयरफॉर टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा यानी स्लोप ज्यादा होगा। तो देखो ऊपर वाले ग्राफ में अभी स्लोप मतलब मैग्नीट्यूड अभी, क्योंकि नेगेटिव वाला भी है, तो देखो ऊपर वाले में देखो अभी कम एंगल है, मतलब अगर मैं इधर वाला एंगल लेता हूं, और देखो बाद में स्लोप का स्टीपनेस ज्यादा हुआ है नहीं, लेकिन इस वाले में क्या है? पहले ज्यादा स्टीप है, पहले ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, जल्दी जल्दी टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो रहा है। And that is why in this case C will be the correct answer। मैं जरा पोल का रिजल्ट दोबारा देख लेता हूं, कहां गया? नहीं, पोल का रिजल्ट कहां चला गया? मैंने मिनिमाइज किया था अभी, अरे चलो एनीवे, हाँ आ गया, ठीक है ना? तो ये आ गया। तो therefore C has got the maximum votes, but out of टोटल आई थिंक कितने लोगों ने वोटिंग किया? 30 आउट ऑफ 30 ओनली 12 हैज टॉक्ड अबाउट सी, बाकी लोगों ने बी और ए दिए थे। तो आई थिंक नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक एंड हाउ टू गेट द राइट आंसर, ठीक है? तो यानी कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? फिर सी वाला। बट देन यू माइट से अगर मुझे इसको मैथमेटिकली निकालना है तो फिर क्या करेंगे ना? फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक काम करना, रेजिस्टेंस निकालो। देखो ये क्यू डॉट आ चुका है, तो अब हम पता क्या लिखेंगे? दिस q डॉट विल बी इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा x, थीटा 1 माइनस थीटा एट x, x डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर अगर तुमको टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, थीटा 1 माइनस थीटा x अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस टिल x, यानी अब 0 टू l ना करके इसको 0 टू x कर, तो यानी क्या होगा? अपॉन ln अल्फा, ये सब भी होगा a बीटा, यानी a बीटा अपॉन ln अल्फा प्लस बीटा x बाय अल्फा। अभी बताओ, अगर तुमको थीटा x चाहिए तो एक्सप्रेशन आ चुका है ना, थीटा माइनस थीटा x करके, तो इसको इधर लेके जाना, ये b वगैरह ये सब कर लेना अपने आप। बट एक चीज बताओ, क्या इससे तुम बड़े आसानी से निकाल लोगे ग्राफ? टफ पड़ेगा या नहीं? क्योंकि फिर वो थीटा x को लिखोगे, कुछ एक्सपोनेंशियल वगैरह आएगा, उसके पूरे एक्सप्रेशन बनाओगे, देखोगे पैटर्न, तब ना डिसाइड कर पा रहे हो। जबकि मैंने तो बहुत लॉजिकली पहले ही बता दिया था, सिर्फ ये नोट कर लेना या सिर्फ ये फाइंड आउट कर लेना कि कहां पे थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है, शुरू वाले पार्ट में या बाद वाले पार्ट में, बस उतने से तुम ग्राफ को फाइनलाइज कर सकते हो। दैट इज द पॉइंट, ठीक है? एक बार प्लीज चेक कर लो, इज द लॉजिक ओके? कैन आई गो अहेड देन? क्योंकि मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देना है। यस, आई कैन रैप इट ऑफ।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग टू रब। ठीक है, मतलब मेन मकसद क्या है कि शुरू वाले पार्ट में ज्यादा है थर्मल रेजिस्टेंस या बाद वाले पार्ट में ज्यादा है थर्मल रेजिस्टेंस, ये जज करना था मुझे। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा और इसमें भी सेम ग्राफ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है ना, लेकिन सेम क्वेश्चन पूछे कैसे, क्योंकि वो तो पोल एक बार हो ही चुका है, तो रीलॉन्च भी कर सकता हूं ना शायद, है ना, देख लेता हूं। नहीं, Aryan, we are not talking about t is equal to 0. Krish has asked क्या Q थीटा 1 और थीटा 2 मेंटेन्ड है क्या? हाँ बिल्कुल, थीटा 1 और थीटा 2 टेम्परेचर मेंटेन्ड है, इसमें हीट फ्लो होता जा रहा है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, दैट वाज द थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर बट थोड़ा सा अलग। कैसे? सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन है जिसका इनिशियल रेडियस a है, बाद वाले पोर्शन का रेडियस b है और लेंथ l है, लेकिन k यूनिफॉर्म, ये बोला है। ठीक है, अब एक काम करो, सबसे पहले मैथमेटिक्स तो बाद में करूंगा, फिर मैं पूछूंगा फाइंड आउट q डॉट। क्वेश्चन इज फाइंड q डॉट, लेकिन उसके पहले जो ग्राफिकल वाला क्वेश्चन है वो पहले बताओ। थीटा 1 और ये है थीटा 2, इस बार उल्टा है, थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है, यानी हीट फ्लो इधर से इधर हो रहा है। ठीक है, हीट फ्लो इधर से इधर हो रहा है, तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं ऐसे, थीटा वर्सेस पोजीशन, तो एक इधर हो गया थीटा 1, ओ सॉरी थोड़ा ग्राफ गलत जगह बनाने में, हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो है थीटा 1 है ना, और ये हो गया थीटा 2। ठीक है, और सबसे पहले इसका आंसर करो कि थीटा 1 और थीटा 2 का वेरिएशन कैसे होगा। इधर थीटा 2 है, तो ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 1 हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी ए बी सी। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन पहले आंसर करो, रीलॉन्च कर रहा हूं मैं पोल को, दोबारा स्टार्ट हो जाता है ना, हाँ चलो गुड। मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा पहली बार। पोलिंग में मुझे पहली बार मेहनत नहीं करना पड़ा, पोलिंग में बड़ा मेहनत होता है, उधर से विंडो को चेंज कर देता है, फिर वो दूसरे वाले पोल पे चला, मतलब विंडो पे जाके वो रिजल्ट शेयर कर रहा हूं मैं, और रिजल्ट के हिसाब से 13 is A, B7 or C6. Now I have a little this thing to say is that, एक चीज बताओ, A और C में कंफ्यूजन होता है, मुझे समझ में आ रहा है, B के में वोट क्यों पड़ गए इतने सारे? अभी 26 में तो 7, यानी 25% से ऊपर 27% लोगों ने B पे वोट दिया, लेकिन B पे कैसे वोट दिया भाई? सोचो, यू माइट से क्यों, इस बार तो आपने K यूनिफॉर्म दे दिया। अरे बाबा K यूनिफॉर्म है, कंसेप्ट इज ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस नॉट K अलोन। K अकेला डिसाइड नहीं कर रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहा है। थर्मल रेजिस्टेंस में क्या है, L by K। तो मैं काम करता हूं, मैं एक स्टार्टिंग का सेक्शन लेता हूं, उसको भी dx दे दो, ये भी dx है, और मैं एक एंड की तरफ सेक्शन लेता हूं, जैसे ऐसे करके, इधर वाला है ना, ऐसे वाला सपोज, ये भी सपोज dx है। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, K यूनिफॉर्म है, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या है, dx by Ka। तो A तो एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है तो कम है ना, यानी स्टार्टिंग का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हायर है, यानी दिस हैज हायर थर्मल रेजिस्टेंस। और टेंपरेचर डिफरेंस क्या होता है ना, I into R, पोटेंशियल डिफरेंस I into R, I तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इज व्हाट मैटर्स। तो अगर शुरू में ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि A कम है, शुरू का एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा है, बाद में एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इसलिए बाद वाले में थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा, शुरू में थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी शुरू में टेंपरेचर डिफरेंस ज्यादा होगा।
यानी शुरू में ग्राफ का स्टीपनेस, मैं स्लोप वर्ड इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि स्लोप में ना साइन भी आता है प्लस माइनस, तो कई बार वो ना थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं स्टीपनेस ऑफ ग्राफ। क्योंकि देखो अगर मान लो तुम स्लोप को 1 वर्सेस 2 और -1 वर्सेस -2 कंपेयर करोगे तो -2 का स्लोप तो कम है। अगर तुम माइनस वाले साइड में चले जाओ, -1 और -2, तो -2 तो न्यूमेरिकली कम है, लेकिन स्टीपनेस -2 वाले ग्राफ का ज्यादा है अगर स्लोप -1 और -2 है तो, है या नहीं? तो स्टीपनेस इज एक्चुअली मॉड ऑफ m, नॉट जस्ट m। तो कई बार वो मिसलीडिंग होता है, इसलिए मैं स्लोप वर्ड अवॉइड कर रहा हूं, मैं स्टीपनेस कह रहा हूं। तो मुझे ये पता चल गया कि स्टीपनेस शुरू वाले सेक्शंस में ज्यादा होगा। अब बताओ, इसमें तो स्टीपनेस शुरू में कम है और बाद में ज्यादा है, इसमें शुरू में ज्यादा है और बाद में कम। देख रहे हो, स्टीपनेस शुरू में ज्यादा है और बाद में कम, एंड देयरफॉर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, ये बात जरूर है, खुशी की बात है कि ए में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, 50% वोट। पिछले बार इससे कम परसेंटेज पड़ा था, दैट इज ओके, गुड। लेकिन इस बार बी में वोट नहीं पड़ना चाहिए था। ए और सी में कंफ्यूजन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बी में वोट नहीं पड़ना चाहिए था। बी लीनियर तो इस केस में नहीं हो सकता। और इस तरीके से कंफ्यूजन मत कर देना कि अरे आपने पूछा होगा तो ऑब्वियसली लीनियर तो नहीं होगा क्योंकि तभी पूछते ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं है ना, लीनियर भी हो सकता है। चलो एनीवे, लेट्स स्टॉप इट। अब आ जाते हैं कि इसका एक्चुअल थर्मल रेजिस्टेंस होगा कितना। स्टेडी स्टेट तो नहीं है ना? हाँ, स्टेडी स्टेट तो नहीं है। दोनों क्वेश्चन करें आज। ये पूरे क्वेश्चन सिर्फ स्टेडी स्टेट के ही एनालिसिस में किया जाता है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है और साइड वो भी है, इंसुलेशन भी है। ये सब प्रिज्यूम्ड होता है, ये इतना बताया नहीं जाएगा क्वेश्चन में। ये प्रिज्यूम्ड होता है कि यहाँ पे θ1 और θ2 टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली ग्राफ कैसे होगा, दैट इज द पॉइंट। Okay, Bhavya has also given a similar explanation. Aryan has also given. कुछ लोगों ने और शायद दिए होंगे, बट ये सब एक्सप्लेनेशन ऊपर चला गया क्योंकि बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, तो मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना। आई थिंक एक और भव्य has asked कि सी की स्टीपनेस कम कैसे है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोला कि स्टीपनेस कम है, सी में शुरू में स्टीपनेस कम है ना। चलो मैं स्टीपनेस को बता देता हूं, देखो इसका स्टीफनेस मोर है और सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, इसका स्टीफनेस मोर है और स्लोप भी मोर है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे हो जाए ना तो इस केस में इसका स्टीफनेस मोर है इस वाले का, लेकिन स्लोप का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। ये चीज है, ये स्टीफनेस ज्यादा है इसका। सर इस बार θ2 के पास रेजिस्टेंस कम है ना? हाँ, θ2 के पास रेजिस्टेंस कम है, क्यों? क्योंकि L/Ka A ज्यादा है इसके से, तो सर फिर ज्यादा हीट फ्लो होगी उधर से। सर रेजिस्टेंस कम पे तो हीट फ्लो कम नहीं होगी। हीट फ्लो तो बेटे हर सेक्शन में यूनिफॉर्म होगा, सीरीज में सेक्शंस हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, क्यों? क्योंकि हीट फ्लो सब जगह सेम है ना। तो हीट फ्लो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कम अगर है और सेम हीट फ्लो रखना है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी कम रखना पड़ेगा, है ना। यानी बाद में टेम्परेचर डिफरेंस कम कम रखने पड़ेंगे और शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रखने पड़ेंगे। ये चक्कर होगा, क्यों? क्योंकि हर सेक्शन में सीरीज होने के कारण हीट फ्लो रेट सेम है। और हीट फ्लो रेट क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मान लो किसी सेक्शन का रेजिस्टेंस कम है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी कम करना पड़ेगा, यानी वहां पे टेम्परेचर चेंजेस स्लोली होगा, तभी तो स्लोप कम है। ये देखो स्टीफनेस कम है और शुरू में देखो स्टीफनेस ज्यादा है, ये देखो शुरू में ज्यादा है और बाद में देखो कम हो गई, तभी तो ए को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है ना। आई होप यू आर नाउ गेटिंग द लॉजिक फाइनली, बट अभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट इस सेंस में कि हमने अभी तक क्यू डॉट नहीं निकाला। तो एक काम करते हैं, फटाफट क्यू डॉट निकाल लेते हैं। आई थिंक अब तो ग्राफ का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो क्यू डॉट कैसे निकालेंगे ना? L/Ka का इंटीग्रेशन।
और इस बार L by K का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, किसी भी x डिस्टेंस दूर है ना, उसका रेडियस निकाल लेता हूं, सपोज r। तो देखो कैसे निकले, है ना, तो वो तरीका हो जाएगा कि लीनियर ग्राफ है ना, तो x इक्वल टू 0 पे, तो मतलब r मतलब y हो गया, इज इक्वल टू m x प्लस c। अब m क्या होगा, m हो जाएगा इस केस में b माइनस a बाई l, यानी b माइनस a बाई l इंटू x प्लस c। c मतलब होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या है, a, ये हो जाएगा a, बस ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया रेडियस। फाइन, तो अब मैं क्या करूंगा ना, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन L बोलते क्या ना, यहां पे मैं सेक्शन ले रहा हूं जिसका थिकनेस एज यूजुअल dx है, ठीक है, L बाय k मतलब हो गया, k तो k है, k तो यूनिफॉर्म है, बोला था k यूनिफॉर्म, a मतलब हो गया पाई इनटू ये वाला, है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं एज k प्लस अल्फा x, तो पाई इनटू a प्लस अल्फा x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से l तक, तो x इक्वल टू 0 से l, तो यानी ये बन जाएगा dx बाई पाई के, तो यानी वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1 अपॉन पाई के तो आएगा, और अल्फा है इसलिए अल्फा भी बाहर आएगा, तो अल्फा, और क्या माइनस 1 अपॉन अल्फा मतलब a प्लस अल्फा x, और ये हो जाएगा 0 टू l, या ये ना थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, या ठीक है, ये कैसे आया ना, देखो दिस इज एक्चुअली a प्लस अल्फा x टू द पावर -2, तो -2 वाले पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाय -1, तो माइनस को बाहर निकाल दिया, -1 क्या है इसलिए 1 अपॉन, और वो अल्फा बाहर आ गया, यानी इक्वल टू 1 अपॉन पाई के अल्फा क्या है ना, b माइनस a बाय l, यानी b माइनस a बाय l इनटू एक बार l पुट करो तो 1 बाय a प्लस अल्फा है, 1 अपॉन a प्लस अल्फा है, अल्फा ही क्यों लिख रहा हूं फिर मैं, अब मैं लिखूंगा b माइनस a बाय l इनटू l, b माइनस a बाय l इनटू l, ठीक है, माइनस 1 बाय 0 यानी 1 बाय a, ठीक है, इज इक्वल टू l बाय पाई के b माइनस a, l बाय पाई के l बाय पाई के इनटू b माइनस a इनटू क्या आ रहा है ना, l तो कैंसिल हो गया, तो है ना, तो यानी 1 बाय b माइनस 1 बाय a, है ना, तो 1 बाय b माइनस 1 बाय मतलब हो जाएगा, अच्छा बाहर माइनस भी था, ठीक है, तो a माइनस b यानी वो b माइनस a हो जाएगा बाय a, ठीक है, और b, तो एक पाई a माइनस b बाय a b, तो यानी हो जाएगा इक्वल टू b माइनस a बाय a b, यानी इक्वल टू l बाय पाई के a b, ठीक है, आ रहा बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा चलो, तो मैं एकदम बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे समेट देता हूं कि तो b माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, यदि l बाय पाई के, यानी थर्मल रेजिस्टेंस R फाइनली इज इक्वल टू L बाय पाई के A। ये तो खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला टाइप का केस हो गया है या नहीं, वेल यहाँ पे भी अभी भी कुछ एक दो लोगों ने डाउट पूछा है इसमें से क्रिश हैज आस्क्ड कि स्टेडी स्टेट है इसलिए हीट फ्लो सेम रेट होगा, एक तो स्टेडी स्टेट वाला रीजन भी है, और दूसरी बात है कि जितने भी सेक्शंस मैंने लिया ना ऐसे कट करके, जो पतले 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 डिस्क्स लिया, ये सारे सीरीज के अंदर है, तो सीरीज में क्या होता है ना,
करंट सेम होता है, करंट मतलब हीट करंट सेम होता है, इसका मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगा हर सेक्शन में। ये हो गया नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है देहम काइंड, दैट इज लास्ट केस में तो स्टार्टिंग में थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा था एंड स्टीफनेस भी ज्यादा था। स्टार्टिंग में ज्यादा, देखो लास्ट केस में ना लेफ्ट हैंड में ज्यादा टेम्परेचर था, राइट हैंड में कम था, इसलिए स्टीफनेस का इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग हो गया। और इस बार लेफ्ट हैंड में कम था, राइट हैंड में ज्यादा था, तो इस बार स्टीफनेस का जो इंटरप्रिटेशन है वो इसलिए थोड़ा अलग होगा। देखो एक होता है इस टाइप का ग्राफ और एक होता है इस टाइप का ग्राफ। अभी मैंने बनाया था ना यहाँ पे 2 टाइप का ग्राफ बनाया था, इसलिए मैंने जानबूझ के एक नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ और एक ओवरऑल पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ। तो पॉजिटिव स्लोप वाले में स्टीफनेस मैंने अलग तरीके से दिखाया था, देखो, और नेगेटिव वाले में भी अलग तरीके से दिखाया था। तो वो आई होप यू गॉट द एंटायर क्रक्स ऑफ द मैटर। वो मैंने जो 4 ग्राफ नहीं बनाया था, ऐसे ऐसे 2 बनाया और ऐसे ऐसे 2 बनाया, तो मैं इसलिए बनाया था कि मुझे पता है कि कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे स्टीफनेस का इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग होगा, और कभी टेम्परेचर घटता है वहां पे स्टीफनेस का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग होगा। ये कहानी था। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। चलो एनीवे, जैसे मैंने बोला थर्मल रेजिस्टेंस आ गया तो फाइंड क्यू डॉट। अब ये आ गया, फिर तो अब मैं इसको हटा देता हूं, तो फिर फाइनली क्यू डॉट कितना आ गया? Therefore Q dot is equal to theta 2 minus theta 1 ये टेम्परेचर ज्यादा by L by pi k upon L by pi k। ठीक है, चलो अब एक काम करो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास अभी थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा सा टाइम कम है, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं। एंड दैट इज सपोज मैं कहता हूं कि इस बार मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसे ये अंदर का रेडियस a और बाहर का रेडियस b और लेंथ l, और इस बार कि ये फिर से वेरिएबल है, पर इस बार है ये वेरिएशन। यह एक काम करो, k is equal to alpha r square। Go ahead। हीट फ्लो इज एक्सियल, तो यहां पे टेम्परेचर थीटा 1 मेंटेन किया गया है, यहां पे थीटा 2 मेंटेन किया गया है, ठीक है ना, और थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है। फिर से पोलिंग करूंगा जल्दी से, क्योंकि इस बार टाइम कम है, एंड दैट इज कौन सा टेम्परेचर वाला वेरिएशन का ग्राफ सही होगा? सॉरी, ठीक है, कौन सा टेम्परेचर का वेरिएशन का ग्राफ सही होगा फिर से तुमको बताना है। और इस बार थीटा 1 ग्रेटर देन, तो ये थीटा 1 हुआ और ये थीटा 2 हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर थीटा 2 हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर थीटा 1 हुआ। एज यूजुअल ए बी और सी, तो ए बी और सी। इस बार वैसे लेंथ सब कुछ सेम है, इस बार जो k है उसका रेडियल वेरिएशन है, यानी रेडियस के साथ वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी नहीं कर रहा, मतलब समझ रहे हो ना। इस बार एक पर्टिकुलर रेडियस पे k सेम है। अब बाकी मत पूछना, k दे रखा है अल्फा आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर रेडियस है, तो अगर ये एक्सिस है मान लो, तो ये हो गया एनी रेडियस स्मॉल आर, वहां का जो k है, वहां का जो k है वो दिया हुआ है अल्फा आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सोच समझ के पोल करना क्योंकि टाइम बहुत कम है। रीलॉन्च कर रहा हूं, कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, इट विल क्लियर द पोल। हाँ चलो जल्दी करो इस बार, लेकिन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। जल्दी करो। ओके, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। इस बार टेम्परेचर थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 कम है, सॉरी और ऑब्वियसली टेम्परेचर घटेगा, तो घटने का 3 ग्राफ दिया है, ए बी और सी, और तुमको बताना है कौन सा सही है। चलो आई थिंक वी हैव गॉट अराउंड 25 पीपल ऑलरेडी वोटेड, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जो है इसका पोलिंग एंड करता हूं और इसका रिजल्ट शेयर करता हूं।
So let me now share the result. जीता कौन? पोल के हिसाब से तो जीता है सी, पोल के हिसाब से तो जीता है सी, और ए और बी में टाई हुआ है, ए और बी में टाई हुआ है। आज डिस्कस तो नहीं करूंगा, आज डिस्कस तो नहीं करूंगा, आज सिर्फ मैं रिजल्ट दे देता हूं, डिस्कस कल करूंगा। और वो है कि इस बार बी इज इंटरेस्टिंग इन द करेक्ट रिजल्ट, और उस पे कम वोट पड़ा, ज्यादा वोट सी पे पड़ गया, है ना, ज्यादा वोट जो है सी पे पड़ गया, लेकिन इस बार करेक्ट आंसर बी होगा। ये कैसे हो सकता है बी? ये तो आपने वेरिएबल दिया अल्फा आर स्क्वायर, वेरिएशन हो रहा है, तो फिर तो नॉन लीनियर होना चाहिए था, और बी तो बिल्कुल लीनियर है। आंसर इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, बट हाँ आंसर बी ही होगा। क्यों? कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक सोचते रहो, ठीक है, और यू नो वी विल कीप डिस्कसिंग टुमारो। कल जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, चाहे मेंस देख लो, चाहे एडवांस देख लो, चाहे और भी एग्जाम्स है जैसे नीट वीट भी है, बट देन तुम लोगों के लिए कंसर्न नहीं है, बट हाँ उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो थर्मोडायनामिक्स में और इस वाले में। सर चलो देखो, देहम हैज गिवन एन एक्सप्लेनेशन, क्रिस हैज आल्सो आस्क्ड समथिंग और गिवन समथिंग, बट मैं जो है इस पे अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, तो इसलिए अभी रहने दो। कुछ पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट? नहीं सर, वैसे ये पूछ रहा था कि अगर वो मेंटेन नहीं भी होता तब भी हम आराम से निकाल लेते ना, क्योंकि आर तो हमने निकाल ही लिया था पिछले क्वेश्चंस में भी। इस बार भी दिमाग से ही निकलेगा, इस बार भी दिमाग से ही निकलेगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं। की मैंडेट देखो, अभी क्वेश्चन ही नहीं दिए, नहीं सर, ग्राफ नहीं पूछ रहा है ना, निकालना क्या वो जो। तो हाँ, ग्राफ की बात मैं भी कर रहा हूँ, ग्राफ की नहीं, बात मैं इनकी बात नहीं कर रहा ना। कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, लॉजिक से हो जाएगा, बट क्या है नहीं, ठीक जो है, पहले क्वेश्चंस करे थे वो हो जाएगा, ठीक है। इट्स ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम, तुम लोगों का नेक्स्ट क्लासेस भी है। चलो आज के लिए इतना ही, विल कैरी ऑन टुमारो, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट चिली डे।